हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन फिज़िक्स। आई एम रज़ा अहमद और आज हम शुरू करेंगे एक नया चैप्टर क्लास 10th के लिए, दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। Electricity is one of the very important chapters in your NCERT book, or you can say for physics. This is the third chapter that we are going to start. इससे पहले हमने दो चैप्टर्स ऑलरेडी कवर कर रखा है, एक लाइट चैप्टर और एक ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड वाला चैप्टर। वो दोनों चैप्टर्स आपको मैंने डिटेल में हर एक पॉइंट्स, हर एक टॉपिक को लेक्चर वाइज बना कर दिया है। आई होप आप देख रहे होंगे उनको और आपको मज़ा आ रहा होगा, आप समझ रहे होंगे। तो इस पूरे लेक्चर को भी, इस पूरे चैप्टर को भी हम लोग बिल्कुल उसी तरह से कंप्लीट करने वाले हैं। हर एक पॉइंट्स को, हर एक टॉपिक्स को आपको डिटेल में समझाया जाएगा विथ न्यूमेरिकल्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज वेल एज कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी यहाँ पे रहने वाले हैं। तो हमारा जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, ये चैप्टर आपके बोर्ड्स में एक अच्छा वेटेज रखते हैं। इनमें जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो न्यूमेरिकल से होती है। लाइक ओम्स लॉ का न्यूमेरिकल होता है, एक होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर सीरीज़ एंड पैरेलल, उसमें प्रॉब्लम्स होते हैं। फिर इसमें जो बेसिक आइडिया होता है ना इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ाने का, कि आप सर्किट्स के बारे में समझ पाएँ। फिर हायर स्टडीज़ में जब आप जाएँ, हायर क्लासेस में जब आप जाएँ, तो आगे जब पढ़ाई करें आप, तो आपको सर्किट्स का क्लैरिटी हो, किस तरह सर्किट्स के कंपोनेंट्स को हम सीरीज़ में लगाते हैं, किस तरह सर्किट्स के कंपोनेंट हम पैरेलल में लगाते हैं। तो आई होप आप सभी का टर्म 1 एग्जामिनेशन बहुत अच्छा गया होगा। अब ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपके टर्म 1 प्लस टर्म 2, जिसे हम हाफ ईयरली एग्जाम कहते हैं, दोनों कंबाइन करके आपके बोर्ड्स में पूरे कंप्लीट फिजिक्स के बुक ही आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आप लोग अपना नोट्स लेकर बैठो, कॉपी, पेन, पेंसिल, जो भी आपको रिक्वायरमेंट है सब कुछ लेकर बैठो और वन गो में लेक्चर को कंप्लीट करने की कोशिश करो। ऐसा नहीं कि ब्रेक करके 5 मिनट के बाद ब्रेक लग गया, ब्रेक के बाद फिर आप कुछ करने गए, कुछ खाने गए, फिर आए, फिर लेक्चर शुरू कर रहे हैं। नहीं, देखो मेरे लेक्चर ज़्यादा लेंदी होते नहीं है, तो आप लोग भी कोशिश करिए कि लेक्चर्स को वन गो में देखिए, सारे चैप्टर्स, सारे टॉपिक्स एक एक करके कंप्लीट करने की कोशिश करिएगा। तो सबसे पहले तो हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर शुरू करने से पहले एक बहुत ही बेसिक चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। वो बेसिक चीज़ क्या है? कभी आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि कभी ऐसा हुआ होगा, स्कूल में एक्सपेरिमेंट हुआ होगा कि आपके पास एक स्केल है और स्केल से जब आप छोटे छोटे पेपर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो पेपर्स अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, आपके पास ये स्केल है, आप स्केल को रब करो विथ योर ड्राई हेयर्स। ठीक है, इस तरह से रब करेंगे, इस तरह से रब करेंगे। कुछ टाइम के बाद आपके हाथ में छोटे छोटे बिट्स ऑफ पेपर होंगे। कुछ समय के बाद जब आप इस स्केल को बिट्स ऑफ पेपर से उठाना चाहोगे तो देखना ये बिट्स ऑफ पेपर स्केल से अट्रैक्ट हो जाता है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, कारण क्या है, ये क्यों अट्रैक्ट हो रहा है? तो अट्रैक्शन का एक ही कारण है। तो जब ये स्केल को रब किया गया तो स्केल में से कुछ चार्जेस हम लोग डिस्कस करेंगे इससे पहले, तो इसीलिए एक्सपेरिमेंट कराया जा रहा है। तो स्केल को जब आप रब करिएगा तो स्केल के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज बनने लगता है और पेपर्स होते हैं न्यूट्रल, मतलब पेपर्स के ऊपर तो फिलहाल कोई चार्ज नहीं है। अब कोई चार्ज नहीं है, उसका ये मतलब नहीं कि इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। इसमें जितने क्वांटिटी में इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही क्वांटिटी में प्रोटॉन्स होंगे, तो जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सब्सटेंस। तो यह फिलहाल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो जैसे जैसे आप स्केल को इस पेपर के सामने लेकर आओगे तो इसके ऊपर जितने भी पॉजिटिव पार्टिकल्स होंगे या पॉजिटिव चार्जेस होंगे, ये चार्जेस थोड़े क्लोज हो जाएंगे, नियर एंड पे आ जाएंगे जिधर नेगेटिव चार्ज होगा। तो जब ये पेपर को इसके बहुत क्लोज लाया जाएगा तो यहाँ पे पोलराइजेशन का एक फिनोमेना होता है, जिसके कारण इस नेगेटिव चार्ज के पास इसके नियर एंड पे पॉजिटिव चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जमा होने लगते हैं, और इसके जस्ट अपोजिट पार्ट में नेगेटिव चार्जेस चले जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव और नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा और पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इसी के कारण ये बिट्स ऑफ पेपर इससे अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है। तो जब देखा गया इस तरह का एक्सपेरिमेंट करके तो ये चीज़ अट्रैक्शन हो रहा था। तो अट्रैक्शन क्यों हो रहा था, लोगों ने इसे ढूंढने की कोशिश की, तो उन्हें पता चला कि चार्जेस होते हैं, एक मैटर का एक प्रॉपर्टी होता है जिसे चार्ज कहते हैं, जो पेपर्स को अट्रैक्ट कर पा रहा था। तो चार्ज किस तरह के होते हैं? चार्ज, देखो चार्ज को हम क्यू सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स। पहला तरह का चार्ज होता है पॉजिटिव, जिसे हम कन्वेंशनली कहते हैं पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ठीक, और दूसरा तरह का चार्ज है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को हम सिंपली
P प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं और नेगेटिव चार्ज को E माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जब भी तुम सामने लेकर आओगे तो इन्हें हम कहते हैं अनलाइक चार्जेस। एक चार्ज पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, सो दीज आर कॉल्ड एज अनलाइक चार्जेस। ये अनलाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स लगाते हैं जिसके कारण ये अट्रैक्ट होते हैं। ये चार्ज इसके तरफ अट्रैक्ट होगा, ये चार्ज इसके तरफ अट्रैक्ट होगा, तो हमेशा अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। बट जब आप लाइक चार्जेस लेकर आओगे सामने, पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव और नेगेटिव, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। तो ये जो चार्ज का नेचर है पॉजिटिव और नेगेटिव, इससे दो फेनोमेना होगा। ठीक है, दो तरह से ये दोनों इंटरैक्ट करेंगे जिसे हम कहते हैं अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे चार्जेस रिपेल हुए, यहाँ पे चार्जेस क्या हुए, रिपेल, और यहाँ पे चार्जेस क्या हुए, अट्रैक्ट। ठीक है, तो ये नेचर होता है चार्जेस का, ये कुछ प्रॉपर्टी होता है चार्ज का। अब हमारे पास सवाल ये आता है कि ये चार्ज आया कहाँ से, ये चार्ज कहाँ से आया। तो चार्ज कुछ इस तरह से बनता है जैसे मैटर। मान लो कि कोई मैटर है, मैटर जो है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इन चीज़ों से बना है। तो किसी मैटर के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2 प्रोटॉन्स हैं। तो अगर आप इनको देखोगे तो नेट चार्ज अगर आप निकालिएगा तो ऐड करके निकालते हैं हम लोग। नेट चार्ज मीन्स टोटल चार्ज। इसके ऊपर जो नेट चार्ज होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज मतलब 2 नेगेटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज बनाएगा और एक प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज बनाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 नेगेटिव चार्ज, दैट मीन्स -2, और 2 प्रोटॉन है तो 2 पॉजिटिव चार्ज, तो +2। अब तुम देखो यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज और 2 पॉजिटिव चार्ज दोनों मिल करके जुड़ करके 0 आ जा रहा है। तो हम कहते हैं कि जो बॉडी है वो न्यूट्रल है, मतलब अनचार्ज्ड है। इस तरह के बॉडी को हम कहते हैं अनचार्ज्ड बॉडीज, अनचार्ज्ड बॉडीज़। किस तरह से हम अनचार्ज बॉडीज़ को डिफाइन करते हैं, तो ऐसे बॉडीज़ जिनमें इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो और इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो, उन्हें हम कहते हैं अनचार्ज बॉडीज़ या फिर न्यूट्रल बॉडीज़। ठीक, तो इन अनचार्ज बॉडीज़ को चार्ज हम कैसे कर सकते हैं। देखो चार्जिंग का बहुत सारा प्रोसेसेस है। एक तरह का जो प्रोसेस है जो हम कर रहे थे यहाँ स्केल और पेपर वाला एक्सपेरिमेंट, उसमें हमने क्या किया, हमने एक स्केल लिया, कुछ बिट्स ऑफ पेपर लिए हमने और स्केल को हमने रब किया। ठीक है, जैसे ही हम हेयर से स्केल को रब करेंगे, ड्राई हेयर से, तो क्या होगा कि इस स्केल में से इस स्केल के अंदर हेयर से कुछ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होंगे। इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र ही चार्ज बनाता है। ठीक है, इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र चार्ज बनाएगा। किस तरह से चार्ज बनाएगा थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, न्यूट्रल बॉडी तो समझ आ गया, बॉडी कब अनचार्ज होगा कब न्यूट्रल होगा। तो न्यूट्रल होने का कंडीशन ये है। अब मान लो मेरे पास यहाँ पे एक बॉडी है, इस बॉडी के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतना ही प्रोटॉन्स है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। दैट मीन्स इसके ऊपर फिलहाल तो कोई चार्ज नहीं है, इट हैज़ नो चार्ज, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। हम चाहते हैं इस बॉडी को चार्ज करना। चार्ज कितने तरह के होते हैं, एक है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव। चार्जेस दोनों टाइप के हो सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज एज वेल एज नेगेटिव चार्ज। तो हम चाहते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज हो या फिर नेगेटिवली चार्ज हो, तो हम इसे चार्ज करना चाहते हैं। तो चार्ज करेंगे तो हम क्या कर रहे थे, मान लो ये स्केल का एटम है, अब हम इसे ड्राई हेयर से रब करेंगे। जैसे ही तुम इसे रब करोगे या फर से रब करोगे, तो उस मटेरियल में जिससे इसे रब किया गया है, मान लो फर से रब किया गया है, तो फर में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन्स इसमें ट्रांसफ़र हो जाएंगे। मान लो कि इसके अंदर ट्रांसफ़र हो गए, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स। 3 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर ट्रांसफ़र हो गए। तो जैसे इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हुए, तो ये जो बॉडी है 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके कितना बना लेगा टोटल। पहले इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी थे, 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर चुका है ये, तो 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो जाएंगे। बट प्रोटॉन्स का नंबर सेम रहेगा, प्रोटॉन्स चेंज नहीं करेगा, क्योंकि केवल इलेक्ट्रॉन। देखो, जब भी बॉडी को तुम चार्ज करोगे या डिस्चार्ज करोगे तो हमेशा याद रखना, कोई भी बॉडी चार्ज या डिस्चार्ज तभी हो पाता है जब बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है। प्रोटॉन्स को ट्रांसफ़र करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि प्रोटॉन्स बहुत हैवी है। एक रीज़न तो ये है कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में हैवी मास है। हैवी मास को एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफ़र कराना इज़ अ बिट टफ, बट इलेक्ट्रॉन्स हल्का पार्टिकल होने के कारण ईजिली ट्रांसफ़र किया जा सकता है। दूसरा रीज़न ये है कि प्रोटॉन के ऊपर जो फोर्स लगता है ना, वो न्यूक्लियस के अंदर रहता है प्रोटॉन, तो प्रोटॉन के अंदर न्यूक्लियर फोर्सेस लगते हैं और वो न्यूक्लियर फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, इसीलिए प्रोटॉन को वहाँ से प्लग करके निकालना इज़ डिफ़िकल्ट। तो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन्स का पोजीशन, प्रोटॉन्स का पोजीशन और न्यूक्लियस का पोजीशन। तो किसी भी एटम के अंदर
चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं, ये मान लो ऑर्बिट है एटम का, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहे हैं, और बीच में एक छोटा सा रीजन होता है जहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन साथ में रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन साथ में रहते हैं। तो इसे कहते हैं न्यूक्लियस। ये बीच वाला जो पोर्शन है इसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। दिस इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज से भरा होता है और न्यूक्लियर के अंदर लगता है न्यूक्लियर फोर्स जो बाहर लगने वाले इलेक्ट्रॉन वाले फोर्स से भी ज़्यादा होता है। इस इलेक्ट्रॉन और इस प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कौन सा फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। और इस प्रोटॉन के बीच में, इस प्रोटॉन और न्यूक्लियस के बीच में, या फिर प्रोटॉन जब न्यूक्लियस के अंदर है तो उसमें लगेगा न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स, देखो बच्चों, न्यूक्लियर फोर्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कंपैरिजन में। तो जाहिर सी बात है, प्रोटॉन के ऊपर अगर न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है तो इस प्रोटॉन को यहाँ से खींच कर निकालना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ये बाउंडेड स्टेट में होता है, ये बाउंडेड होता है न्यूक्लियस के फोर्सेस से। तो न्यूक्लियस इसको अपने अंदर बहुत बाउंड करके रखता है, इसलिए इसके यहाँ से निकालना बहुत मुश्किल है। बट इलेक्ट्रॉन्स को निकालना कंपैरेटिवली आसान होता है, इसीलिए ना तो प्रोटॉन का हम गेन कराएंगे ना प्रोटॉन का हम लूज कराएंगे। मतलब ना तो प्रोटॉन लूज हो सकता है ना गेन हो सकता है, क्योंकि प्रोटॉन को बाहर निकालना न्यूक्लियस से इज अ बिट डिफिकल्ट, है ना। तो इसीलिए हम जब भी चार्जेस के ट्रांसफर के बारे में बात करेंगे तो हमेशा याद रखना हम इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करेंगे, ना कि हम प्रोटॉन्स को ट्रांसफर करेंगे। तो जैसे यहाँ पे क्या हुआ, हम एक फर से स्केल को रब कर रहे थे, तो फर में से 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल करके स्केल में चले गए, तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो चुका? 5 इलेक्ट्रॉन हो चुका। अब यहाँ पे जब तुम नेट चार्ज देखोगे ना, तो यहाँ 5 नेगेटिव चार्ज है और 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो नेट चार्ज हो गया -3 का। 5 इलेक्ट्रॉन से मतलब -5 इलेक्ट्रॉन्स, -5 चार्ज, और 2 प्रोटॉन से मतलब +2 चार्ज, है ना। हाँ ठीक है ना, मतलब प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे जब तुम ऐड करोगे तो नेट चार्ज तुम्हें मिलेगा -3, ठीक, -3। तो इस बॉडी के ऊपर जो नेट चार्ज आया वो नेगेटिव आया, मतलब ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो चुका है। तो सबसे पहले हमारे पास तो एक न्यूट्रल बॉडी था, हम इस न्यूट्रल बॉडी को नेगेटिवली चार्ज कर चुके हैं। तो नेगेटिव चार्ज हम कब कर सकते हैं? जब बॉडी के अंदर कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हो जाए तो वो बॉडी बन जाता है नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। अब बात बताओ कि पॉजिटिव चार्ज कैसे बनेगा? नेगेटिव चार्ज तो सर समझ आ गया, बट पॉजिटिवली चार्ज कैसे बनेगा? क्या प्रोटॉन का भी ट्रांसफ़र कराना पड़ेगा? जैसे नेगेटिव चार्ज बनाने के लिए हम इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो क्या पॉजिटिव चार्ज बनाने के लिए हम प्रोटॉन का ट्रांसफ़र करेंगे? नहीं, प्रोटॉन्स को ट्रांसफ़र किया नहीं जा सकता, हम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स के साथ ही कुछ करना पड़ेगा। तो जैसे ये फर था, ये दूसरा एलिमेंट था, ये दूसरा कंपाउंड या मटेरियल मान लो, ये दूसरा मटेरियल था, ये फर था, ठीक है, ये फर का एटम है, ये फर का एटम है। थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लो कि इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास 10 प्रोटॉन है। किसी भी न्यूट्रल एटम में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होंगे। तो जब यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकला होगा तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन बचा होगा? 7 इलेक्ट्रॉन। बात तो सही है, 7 इलेक्ट्रॉन। अब बताओ ये बॉडी जब इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है तो इसके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा? 7 इलेक्ट्रॉन मतलब -7, 10 प्रोटॉन मतलब +10, तो नेट चार्ज कितना आ गया? +3। यहाँ पे नेट चार्ज कितना आया था? -3। यहाँ पे नेट चार्ज कितना आ गया? +3। तो इस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा और ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज बन जाएगा, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर चुका है और 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके कितना इलेक्ट्रॉन बना लेगा? 5 इलेक्ट्रॉन बन जाएगा और ये हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज बॉडी। तो इस तरह से हम चार्जेस को बनाते हैं, समझ आया? तो जितना पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आया उतना ही नेगेटिव चार्ज आया। अब बात यहाँ पे समझने वाली क्या है कि जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, जब भी इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र, जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, तब हम चार्ज को बना सकते हैं। या तो आप पॉजिटिवली चार्ज बना सकते हैं या फिर आप नेगेटिवली चार्ज बना सकते हैं, ठीक है। अब ये बताओ, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा वो कैसा चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा या नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा? ये फर था, ये इलेक्ट्रॉन को लूज किया, फर इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो कौन सा चार्ज बना इसके ऊपर? पॉजिटिव चार्ज बना। और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। इसे कहते हैं एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसे कहते हैं डिफिशियंसी इन इलेक्ट्रॉन, और इसे कहते हैं एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई भी बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन में एक्सेस में है, किसी भी बॉडी में अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेस अमाउंट में है तो वो नेगेटिवली चार्ज बन जाएगा, और किसी भी बॉडी में इलेक्ट्रॉन अगर डिफिसिट है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कम है, दैट मीन्स वो कैसा बॉडी बन जाएगा?
पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा। अब यहाँ देखो, इसमें इलेक्ट्रॉन कम था तो ये पॉजिटिवली चार्ज बना, इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा था तो ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी बन गया। ठीक, एक और पॉइंट, लास्ट पॉइंट है, बॉडी के अंदर एक बॉडी से दूसरे बॉडी के, एक बॉडी से अगर 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो दूसरे बॉडी में भी 3 इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय वन बॉडी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड बाय द अनदर बॉडी। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस भी कहते हैं। तो एक बॉडी जितना इलेक्ट्रॉन गेन करता है, दूसरा बॉडी उतना ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। आई होप ये क्लियर है आपको। चलो अब हम बात करते हैं इस चार्ज का यूनिट के बारे में। चार्ज का यूनिट क्या होता है, किस तरह से होता है? देखो, चार्ज का यूनिट हम इस तरह से बनाते हैं। जो चार्ज है ना, चार्ज को हम कूलम में मेजर करते हैं। What is the SI unit of charge? The SI unit of charge is what? Coulomb. COULOMB. ये जो C है इसे स्मॉल लेटर्स में लिखना है अगर आप वर्ड में लिख रहे हैं तो, और जब सिंबल में लिखेंगे तो इसे कैपिटल लेटर में लिखेंगे। फिजिक्स में कोई भी जिस भी क्वांटिटी का यूनिट आप लिखते हैं तो आप देख लो कि वो क्वांटिटी का यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पे है या नहीं। अगर वो यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पे है तो हमेशा उस यूनिट को स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे और उसका सिंबल कैपिटल लिखेंगे। और अगर वो किसी साइंटिस्ट के नाम पे नहीं है तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, फोर्स का यूनिट न्यूटन है तो न्यूटन आप किस तरह लिखोगे? ऐसे न्यूटन लिखते हो, यूनिट बता रहे, ठीक है, ये नाम नहीं है, यूनिट है। फोर्स का यूनिट न्यूटन, वो लिख रहे हैं हम, ठीक है। तो न्यूटन इस तरह लिखोगे या फिर ऐसा लिखोगे? तो हम न्यूटन को ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि न्यूटन इज़ द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट, और इसी के नाम पे हम किसी क्वांटिटी का यूनिट रख रहे हैं। मतलब इसे आप स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे और इसका सिंबल कैपिटल N बनाएंगे। ये होता है, छोटा सा चीज़ था, इसको जानना ज़रूरी है। बहुत बच्चों को ये नहीं पता होता है। मैंने देखा है क्लास में जब मैं डिक्टेट करता हूँ बच्चों को, द SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, तो बच्चे कैपिटल C से शुरू करते हैं बिकॉज दे थिंक कि किसी भी नाम को हम कैपिटल लेटर से ही शुरू करते हैं, तो कूलम तो एक नाम है तो इसीलिए वो क्या करते हैं, कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, कॉन्सेप्ट ये है जो मैंने आपको बताया। तो चार्ज का SI यूनिट क्या होता है? चार्ज का SI यूनिट होता है कूलम। ठीक, चार्ज का SI यूनिट होता है कूलम। अब अगर आपको पता चल गया है तो एक चीज़ और इसमें है कि जो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र को, एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, ये सब भी याद रखना है आपको। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, दिस इज इक्वल टू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज होता है 10⁻⁻19 कूलम का। ठीक, अच्छा, चार्ज ऑन वन प्रोटॉन, चार्ज ऑन वन प्रोटॉन इज इक्वल टू, देखो चार्ज का मैग्नीट्यूड तो यही रहेगा, बस साइन नेचर अलग होता है, प्लस हो जाता है। एक प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है प्लस 1.602 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ठीक, अब यहाँ से एक सवाल पूछा जाता है कि हाउ मेनी चार्जेस या हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल मेक 1 कूलम ऑफ चार्ज। क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स will make 1 कूलम ऑफ चार्ज। एक कूलम चार्ज बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स को जमा करके रखना पड़ेगा? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक कूलम का चार्ज बनाना है, एक कूलम, जैसे यहाँ देखो एक इलेक्ट्रॉन में इतना कूलम चार्ज बन रहा है और इस कूलम का जो यूनिट है वो देखो, ये जो फैक्टर है 10⁻⁻19 है, ये बहुत छोटा यूनिट है। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर बहुत छोटा सा चार्ज है 1.602 इंटू 10⁻⁻19, मतलब 10 के पावर में -19। अगर डेसिमल में लिखोगे तो 0.0019 जीरोस लगाने के बाद ये सारा वैल्यूज लिखना पड़ेगा। इतना छोटा सा चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो उस चार्जेस को जमा करते करते कितने इलेक्ट्रॉन्स को जमा करना पड़ेगा, या कितने चार्जेस को जमा करना पड़ेगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स को जमा करना पड़ेगा, तब जाकर एक कूलम बनेगा। ये 1 से बहुत छोटा वैल्यू है, तो एक कूलम बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन जमा करना पड़ेगा वो आपसे पूछा गया है। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। 1.602 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻19 कूलम ऑफ चार्ज is made by कितने इलेक्ट्रॉन?
एक इलेक्ट्रॉन इतना चार्ज बना सकता है। हमें पता करना है 1 कूलम कितना बनाएगा। सो 1 कूलम ऑफ चार्ज विल बी मेड बाई, देखो इतना कूलम एक इलेक्ट्रॉन बना रहा है, इतना कूलम एक इलेक्ट्रॉन बना रहा है, तो एक कूलम कितना इलेक्ट्रॉन बनाएगा? यूनिटरी मेथड क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, है ना। 1 डिवाइडेड बाई 1.602 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन्स, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, आप नंबर्स फाइंड कर रहे हैं। सो एक कूलम चार्ज कितना बनेगा, या एक कूलम चार्ज कितना इलेक्ट्रॉन्स बनाएगा? 1 डिवाइडेड बाई 1.602 इंटू 10⁻⁻19। अब बच्चों जब इसे तुम सॉल्व करोगे तुम्हें वैल्यू मिलेगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये मेरे को याद है, आपको भी याद हो जाएगा, आप डेली पढ़ाई करोगे तो। आप डेली पढ़ाई करो, रिवीजन करो, देखना आपको ये सारा वैल्यूज़, कुछ वैल्यूज़ ऐसे होते हैं फिजिक्स में, कैलकुलेशन के बेसिस पे आप उसे याद रख लेते हैं। जैसे ये मेरे को याद है कि एक कूलम चार्ज बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स को जमा करना पड़ेगा, तो एक कूलम चार्ज बनाओगे तो इतने इलेक्ट्रॉन्स को आपको जमा करना पड़ेगा। अब देखो ये कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6.25, अगर हम 0.25 को हटा भी देते हैं तो 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। अब सोचो 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या, 10⁻3 होता है 1000, है ना, 10⁻4 होता है 10,000, इसी तरह से 10⁻4 होता है 1 लाख। इस तरह से जब आप करोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें 10⁻18 है, मतलब कैसे जोड़ेंगे, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख, इस तरह से 10⁻6 कर देंगे 1 लाख हो जाएगा, 10⁻7 कर देंगे 10 लाख हो जाएगा, 10⁸ कर देंगे 1 करोड़ हो जाएगा। अब यहाँ पे 10⁻18 है, मतलब 1 करोड़ से भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन। बात समझ आ रहे हो? तो यहाँ पे देखो एक कूलम का चार्ज, ये 1 कूलम ऑफ चार्ज छोटा मोटा चार्ज नहीं है, ये 1 कूलम ऑफ चार्ज बहुत बड़ा चार्ज है, एक बहुत बड़ा वैल्यू होता है 1 कूलम ऑफ चार्ज। देख रहे हो कितना इलेक्ट्रॉन्स को जमा करना पड़ेगा तब जाकर एक कूलम चार्ज बनेगा। 6 इंटू 10⁻18 मतलब 6 लिखो और 18 जीरोस लगाते जाओ, 18 जीरोस लगाओगे तब जाकर इतना इलेक्ट्रॉन्स को जमा करना पड़ेगा और एक कूलम का चार्ज बनेगा। तो ये था इलेक्ट्रिक चार्जेस। अब क्योंकि हम इलेक्ट्रिक चार्जेस पढ़ चुके हैं तो अब हमें चीज़ें थोड़ी क्लियर होने लगेंगी। इसके बाद हम पढ़ते हैं कोई भी मटेरियल जो होता है ना, कुछ मटेरियल्स जैसे होते हैं, कुछ गुड कंडक्टर्स होते हैं, कुछ मटेरियल्स बैड कंडक्टर्स होते हैं, कुछ इंसुलेटर्स होते हैं, तो वो कहाँ से आए, वो कहाँ से आया, किस तरह से हम उसे उस इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे समझ सकते हैं या फ्लो ऑफ चार्जेस को हम समझ सकते हैं, तो ये चीज़ हम करेंगे। तो सबसे पहले तो कुछ मटेरियल्स को हम कंडक्टर्स के बेसिस पर डिवाइड करते हैं। देयर आर सम मटेरियल जिन्हें हम कंडक्टर्स कहते हैं और देयर आर सम मटेरियल जिन्हें हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर्स कहते हैं। कंडक्टर्स हैं इंसुलेटर्स। तो क्या होता है कंडक्टर और क्या होता है इंसुलेटर? देखो कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो ईजिली हो सकता है, जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो ईजिली हो सकता है वो कंडक्टर कहलाता है, और जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो ईजिली फ्लो नहीं हो पाता उसे हम इंसुलेटर कहते हैं। जैसे जितने भी मेटल्स होते हैं, ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स। इंसुलेटर में जैसे रबर हो गया, रबर, ग्लास, wood, all these materials are called as insulators. Now how on the basis of charges we can define what are conductors and what are insulators? देखो कंडक्टर्स का जो एटम होता है उन एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं। ठीक है, इंसुलेटर्स में इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते हैं। मान लो ये एटम इंसुलेटर का एटम है, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम, मैटर से बना है हर चीज़, मैटर क्या है, मैटर एटम से बना है ना। तो ये है इंसुलेटर्स का एटम, यहाँ पे भी ये इलेक्ट्रॉन है, बट इन दोनों में फ़र्क ये है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन जो कंडक्टर्स का है, ये वाला इलेक्ट्रॉन फ्री है और वो वाला इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन है, बट वो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, ये बाउंडेड है। दिस इज बाउंडेड, दिस इज व्हाट, दिस इज बाउंडेड, दिस इज बाउंडेड।
फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो सबसे आखिरी वाले ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होते हैं, चक्कर लगा रहे होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन सबसे आखिरी ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा होगा और इस इलेक्ट्रॉन को थोड़ा एनर्जी मिल जाए तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल करके ट्रांसफर हो सकता है, दूसरे एटम में जा सकता है। बट यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन होगा, ये इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा, ये बाउंडेड स्टेट में होगा। इसे आप एनर्जी दे करके निकालना भी चाहो तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगा इसको निकालने के लिए। अब तुम उतना ज़्यादा एनर्जी अगर इस एटम को दे दोगे तो ये एटम जल जाएगा, बट इलेक्ट्रॉन वहाँ से नहीं निकल पाएगा। इलेक्ट्रॉन निकलने से पहले ही वो जल जाएगा। जैसे मान लो पेपर है, अब तुम सोचो पेपर मेरे पास है, इस पेपर को हम हीट दे रहे हैं। हीट कैसे देंगे? माचिस जला दो, एनर्जी देना है हमें, तो माचिस जला कर इसके नीचे रखो। अब ये इतना ज़्यादा वोलेटाइल है या फिर ये इतना इसका ये जो बर्निंग नेचर होता है, ये कम हीट लेकर के जल जाएगा। दैट मीन्स इसे माचिस के सामने रखो, ये माचिस जैसे इसके कांटेक्ट में आया, दूर में रहा, हीट हुआ, जल जाएगा। तो ये वाला जो मटेरियल था, इस मटेरियल में उतना एनर्जी मिलने से पहले ही, इस मटेरियल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन था, इस इलेक्ट्रॉन को उतना एनर्जी मिलने से पहले ही क्या हुआ, वो एटम जल गया। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए उतना एनर्जी मिला ही नहीं, क्योंकि उतना एनर्जी देने के लिए हमें इस मैटर को हीट करना पड़ेगा ना। अब हीट करोगे उतना हीट अब बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे, जल जाएगा। बट ऑन दी अदर हैंड कंडक्टर्स क्या होते हैं, कंडक्टर्स में से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी फ्री स्टेट में होते हैं, ठीक है, फ्री स्टेट में होते हैं, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन्स ईजिली कोई भी एनर्जी दे दो इन्हें, बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होता है उसके कंपैरिजन में, इसे कोई भी थोड़ा सा एक एनर्जी दे दो, ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। तो ये मतलब होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। तो ऐसे मटेरियल्स जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो, जैसे ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकला मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, चार्जेस का फ्लो हो रहा है, ऐसे मटेरियल जिनमें चार्जेस का फ्लो आसान है, ठीक है, इन विच चार्जेस फ्लो इजीली, दैट आर कॉल्ड एज कंडक्टर्स। और इंसुलेटर्स ऐसे मटेरियल्स होंगे इन विच द चार्जेस डज नॉट फॉलो इजीली, दैट इज कॉल्ड एज इंसुलेटर्स। इंसुलेटर चार्जेस का फ्लो आसान नहीं होता, बट इसमें चार्जेस का फ्लो आसान होता है। नाउ अब हम बात कर लेते हैं अलॉयज़ के बारे में। अलॉयज़ हो गए जैसे टंगस्टन, हो गया, ठीक है, ये कॉन्स्टेंटन हो गया, या मैंगनीन हो गया। ये सारे मटेरियल्स अलॉयज़ कहलाते हैं। ना अलॉयज़ में क्या है कि यहाँ पे एक और होता है निक्रोम, इसे भी लिख ही लो, निक्रोम। देखिए, जो इलेक्ट्रॉन जितनी आसानी से निकल जाए, जिस मटेरियल में इलेक्ट्रॉन जितनी आसानी से निकल जाए, वो मटेरियल उतना अच्छा कंडक्टर माना जाता है। दैट मीन्स उसका कंडक्टिविटी उतना अच्छा होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से तुरंत निकल जाएगा ना, तो इसका फ्लो ज़्यादा होने लगेगा। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ज़्यादा होगा तो ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, तो कंडक्टिविटी भी बढ़ जाएगा। यहाँ पे कंडक्टिविटी के बारे में हम बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बाहर आ ही नहीं सकता, इसीलिए हम इसे फिलहाल हटा देते हैं। बात करते हैं हम कंडक्टर्स एंड अलॉयज़ के कंपैरिजन में। तो अलॉयज़ में क्या होता है, अलॉयज़ में बहुत सारे मेटल्स को मिला करके एक नया मटेरियल तैयार किया जाता है, जिसे हम अलॉय कहते हैं। जैसे निक्रोम हो गया, कॉन्स्टेंटन हो गया, टंगस्टन को फिलहाल हटा दो, कॉन्स्टेंटन, मैंगनीन और क्या हो गया, निक्रोम हो गया। तो इन सारे मटेरियल्स को बनाने के लिए हम 2 से 3 से 4 मेटल्स मिला करके कंबाइन करके हम बनाते हैं। तो इनका जो कंडक्टिविटी होता है वो कम होता है इनके कंपैरिजन में। मेटल्स का कंडक्टिविटी हाई होता है, बट इनका कंडक्टिविटी बहुत कम होता है। अब इसमें कंडक्टिविटी इसलिए कम हो जाता है क्योंकि ये जो अलॉयज़ है ना, ये मेटल के प्रॉपर्टी को इन्हांस कर देते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स को अब ज़्यादा एनर्जी चाहिए निकलने के लिए। अब इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा एनर्जी, जब आप इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा एनर्जी दोगे निकालने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन्स का कंडक्टिविटी कम हो जाएगा, मटेरियल का कंडक्टिविटी कम हो जाएगा। इसी के कारण अलॉयज़ का कंडक्टिविटी मेटल्स के कंपेरिजन में थोड़ा कम होता है। कंडक्टिविटी ऑफ alloys is less than that of a pure metal, इससे सवाल आया हुआ है बोर्ड्स पे कि अलॉयज़ का रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है या कम होता है। तो आप कंडक्टिविटी अभी फिलहाल समझ लीजिए, जब हम आगे पढ़ेंगे रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, वहाँ पे मैं आपको उसी के टर्म्स में बता दूंगा कि कंडक्टिविटी किस तरह से अलॉयज़ में ज़्यादा होता है और किस तरह से कम होता है। एक तो रीज़न आपको यहाँ से ही समझ में आ रहा होगा। तो अलॉयज़ याद रखना, अलॉयज़ होता है मेटल्स का मिक्सचर।
प्योर मेटल का कंडक्टिविटी अलॉयज से ज़्यादा होगा, जैसे ये निक्रोम और कॉन्स्टेंटिन है ना, ये सब निक्रोम, मैंगनीज, कॉन्स्टेंटिन, इन सब का कंडक्टिविटी मेटल्स लाइक सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, इनका कंडक्टिविटी ज़्यादा होगा। सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, इनका कंडक्टिविटी इसके कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। इन सारे मेटल्स का कंडक्टिविटी ज़्यादा होता है, इनका कंडक्टिविटी कम होता है। ठीक, नाउ अब चार्जेस के बारे में जब हम इतना सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं, तो अब हमें ये समझना होगा कि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। चार्जेस तो हमने पढ़ लिया, तो इलेक्ट्रिसिटी भी देयर आर टू टाइप्स, वन इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, static electricity, and the other one is current electricity. Other one is current electricity. Now what is static electricity and what is current electricity? Static electricity एक ऐसा ब्रांच है इलेक्ट्रिसिटी का जो चार्जेस एट रेस्ट पे डील करते हैं। when the charges is at rest, चार्ज इज़ एट रेस्ट, दैट मीन्स चार्ज का मोशन यहाँ नहीं होगा, चार्जेस रेस्ट पर होंगे और रेस्ट चार्जेस के कारण जो करंट बनेगा दैट विल बी कॉल्ड एज स्टैटिक करंट और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। जैसे ठंड के समय में आप देखो, जब आप अपना वुलन क्लोथ उतारते हो या फिर किसी तरह से हाथ से जब रब हो जाता है तो आपको एक चरचराहट की आवाज़ आती है, दैट मीन्स आप स्पार्क्स देखेंगे कई बार। लाइट्स ऑफ करो और देखो वुलन क्लोथ के ऊपर इस तरह से करो, देखना आप स्पार्क नज़र आएगा, आपको फ्लैशेस नज़र आएंगे, तो वो इसलिए होता है बिकॉज ऑफ दिस स्टैटिक चार्जेस। ठीक, इसी तरह से आप प्लास्टिक चेयर में कभी अचानक से बैठो, ठीक है, आपका जो बॉडी है अगर ये प्लास्टिक चेयर से रब हो रहा हो या फिर किसी तरह से आपका बॉडी चार्ज हो चुका है, तो आप प्लास्टिक चेयर के आसपास जाएंगे तो आपको एक झटका लगेगा, एक मोमेंट के लिए थोड़ा सा आप समझ जाओगे कि क्या हुआ, तो वो स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज होता है या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता है जो चार्जेस एट रेस्ट के कारण ही फ्लो करता है। तो ऐसा ब्रांच ऑफ फिजिक्स जहाँ पे हम चार्जेस एट रेस्ट को पढ़ाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ये टॉपिक आप 12th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक कंप्लीट चैप्टर है 12th स्टैंडर्ड में, आप वहाँ पे पढ़ेंगे। नाउ करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है? करंट हम किसी भी चीज़ का फ्लो को कहते हैं। स्टैटिक का मतलब है थमा हुआ, रुका हुआ, करंट का मतलब है किसी भी चीज़ का फ्लो। ठीक, अब हम यहाँ पे किस चीज़ का फ्लो के बारे में बात करेंगे? तो हम यहाँ पे बात करेंगे चार्जेस के बारे में। चार्जेस या चार्ज इन मोशन, जब चार्ज मोशन में होगा तो उस कंडीशन में जो फिज़िक्स हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये टॉपिक आप 12th स्टैंडर्ड में डिटेल में पढ़िएगा। इस टॉपिक को हम 10th क्लास में पढ़ेंगे, जो आज का लेक्चर का मेन टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। तो चार्ज इन मोशन इज़ कॉल्ड एज करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो अब इलेक्ट्रिक करंट जो हमारा इम्पॉर्टेंट मेन टॉपिक है हमारे 10th बोर्ड्स में, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को समझने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। ना बच्चों, आपको पता होगा किसी भी चीज़ को फ्लो अगर कराना है, जैसे आपके पास पाइप में एक वाटर है, एक पाइप में वाटर भरा है, इस पाइप के अंदर हम वाटर भर कर रखते हैं, क्या ये वाटर फ्लो करेगा? नहीं, फ्लो तो नहीं करेगा। फ्लो कब करेगा? जब हम इस पाइप को थोड़ा टिल्ट कर दें, इसका अल्टीट्यूड थोड़ा चेंज कर दें, एक ऊपर कर दें और एक नीचे कर दें। अगर हम इसे ग्राउंड लेवल मानते हैं तो इस ग्राउंड लेवल से ऊपर, ज़्यादा ऊपर ये है और ये ज़्यादा ऊपर नहीं है, तो यहाँ पे हाइट का डिफरेंस हो गया। यहाँ पे हाइट h1 है और यहाँ पे हाइट h2 है। तो जैसे ही तुम यहाँ पे हाइट का डिफरेंस क्रिएट करोगे तब वाटर यहाँ से इधर फ्लो करने लगेगा। ठीक, तो इसे कहते हैं वाटर करंट। सेम कॉन्सेप्ट को लेते हुए हम इलेक्ट्रिक करंट को समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके पास ये वायर है, ठीक है, कंडक्टर एक मेटल है, इस मेटल के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब चार्जेस हैं। मैं इस चैप्टर के अंदर जितनी बार भी फ्लो ऑफ चार्जेस बोलूँगा, फ्लो ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ चार्जेस बोलूँगा, उसका एक ही मतलब होगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज प्रोटॉन्स को हम एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। जो भी ट्रांसफरेबल चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। इसीलिए हमेशा जब भी मैं बोलूँ चार्ज का फ्लो तो आपको समझना है इलेक्ट्रॉन का फ्लो। तो जब इलेक्ट्रॉन इस तरह से मेटल के अंदर है तो हमें इस इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिक करंट बनाना है।
इलेक्ट्रिक करंट बनाने के लिए हम इस चार्जेस को मूव कराएंगे, बिकॉज चार्जेस इन मोशन कैन कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी। तो इसको फ्लो कराने के लिए हम वायर को इस तरह से हाइट का डिफरेंस अगर रख दें वायर का, तो चार्जेस ऐसा नहीं होगा कि फ्लो कर जाएगा। अगर तुम वायर ऐसा रख दोगे तो क्या सारा का सारा इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो कर जाएगा? नहीं, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराने का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कराने के लिए हमें इस एंड और इस एंड के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट कराना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कराना पड़ेगा, तभी जाकर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा। जब इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में फ्लो होंगे तब इलेक्ट्रिक करंट बनेगा, और इलेक्ट्रिक करंट बनाने के लिए तो चार्ज का फ्लो है वो पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू पॉसिबल है। जब आप वायर का या मेटल का एंड्स को दो अलग अलग पोटेंशियल पे रखते हैं तब जाकर इलेक्ट्रॉन्स, इस पूरे वायर में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। जिस तरह से यहाँ हाइट का डिफरेंस क्रिएट हुआ था उसी तरह से यहाँ पे पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट होता है और चार्जेस फ्लो करना चालू कर देते हैं। तो फ्लो ऑफ चार्जेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक वर्ड आया है इलेक्ट्रिक चार्जेस के लिए और करंट का मतलब है फ्लो, इलेक्ट्रिक करंट हम इसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो पोटेंशियल डिफरेंस तो सर समझ आ गया, तो इसका टेक्निकल डेफिनेशन क्या है, एग्जाम में किस तरह से लिखेंगे। अब ऑब्वियस सी बात है, अब जो मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ इस तरह से चार्ज का फ्लो पोटेंशियल डिफरेंस कराने से आया जिसके कारण इलेक्ट्रिक करंट बनाई है, तो डेफिनेशन नहीं है ना। डेफिनेशन के लिए हमें कुछ पॉइंट समझना होगा। पोटेंशियल का डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को हम वी सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, वी सिंबल से हम रिप्रेजेंट करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस को। पोटेंशियल डिफरेंस को एक्सप्लेन कैसे करेंगे, देखो मान लो एक चार्ज है प्लस क्यू चार्ज, ये एक प्लस क्यू चार्ज जिस रीजन में है, कोई भी चार्ज हो पॉजिटिव या नेगेटिव, ये अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करता है जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। जैसे ग्रेविटी अपना ग्रेविटेशनल फील्ड बना लेता है ना, उसी तरह से चार्जेस अपने इलेक्ट्रिक चार्जेस के फील्ड बना लेते हैं। तो ग्रेविटी रीजन में किसी भी ऑब्जेक्ट को तुम रखोगे तो वो ऑब्जेक्ट ग्रेविटी से अट्रैक्ट होता है। सेम काम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है। तो इस चार्ज के चारों तरफ, इस चार्ज के चारों तरफ कौन सा फील्ड बन गया है? इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया है। ठीक है, तो इस चार्ज के आसपास मान लो यहाँ पे अगर आप कोई नेगेटिव चार्ज रखते हो तो ये नेगेटिव चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज इसे अट्रैक्ट कर लेगा, ये नेगेटिव चार्ज इसके तरफ जाना चाहेगा। और अगर तुम कोई भी पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रखते हो तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज से रिपेल हो जाएगा, बिकॉज लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये इसका इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, हम किसी पॉइंट पे हम पोटेंशियल फाइंड करना चाहेंगे इस चार्ज के कारण। ये एक चार्ज है, इस चार्ज का मान लो यहाँ पे बोला गया कि इस पॉइंट पे इस चार्ज का पोटेंशियल कितना है। तो हम क्या करेंगे, हम इन्फिनिटी पे जाएंगे, है ना। इन्फिनिटी पे जा करके हम एक क्यू नॉट टेस्ट चार्ज होता है, ये टेस्ट चार्ज होता है जो पॉजिटिव नेचर का होता है। हम एक टेस्ट चार्ज जो पॉजिटिव चार्ज है, कैसा चार्ज है टेस्ट चार्ज, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। एक पॉजिटिव चार्ज को हम इन्फिनिटी से उठा करके कहाँ लेकर आएंगे, हम पॉइंट पी पे लेकर आएंगे। ठीक है, अब देखो जब तुम इस टेस्ट चार्ज को यहाँ पे लाना चाह रहे होगे तो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो जब इस चार्ज को लाया जा रहा होगा तो ये चार्ज इसे रिपेल करेगा क्योंकि दोनों लाइक चार्जेस हैं। तो जब ये रिपेल करेगा तो इसके कारण जो फोर्स लगने वाला है इस चार्ज के कारण इसके ऊपर, वो इधर लगने वाला है। ये फोर्स इस एफ फोर्स से वो रिपेल कर रहा होगा। तो तुम्हें इस फोर्स ऑफ रिपल्शन जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, दिस फोर्स इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में ये फोर्स लग रहा है। इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा दैट फोर्स विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये चार्ज उस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा, उसे रिपेल करेगा। तो हम इस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में, दैट मीन्स हम इस फोर्स के अपोजिट वर्क करके इसे लेके आएंगे। उस फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा क्योंकि इस चार्ज को यहाँ लाना पड़ेगा ना, तो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा इस डायरेक्शन में। ये हमारा फोर्स है एफ एक्सटर्नल। एक्सटर्नल एजेंट कौन है, हम, जो हम इस चार्ज को उठाकर यहाँ तक लाने में हम फोर्स लगा रहे हैं वो है। तो हम क्या करेंगे, हम इसके अगेंस्ट एक वर्क करेंगे। ये तो इसे रिपेल कर रहा होगा, इधर आने नहीं देगा। जैसे तुम इधर लेकर आओगे इस रिपेल करेगा, उधर जाना चाहेगा वो। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको फोर्स लगाकर यहाँ से लेकर यहाँ तक लाकर रखेंगे। और इसे यहाँ से लाकर यहाँ तक रखने में आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा क्योंकि आप फोर्स लगा रहे हो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोजिट में, उसके अगेंस्ट तुम काम कर रहे हो। वो रिपेल करना चाह रहा है लेकिन तुम इसे खींच कर ला रहे हो। वो रिपेल हो रहा है, तुम खींच कर ला रहे हो। तो जब हम इस एक्सटर्नल फोर्स से वर्क करते हुए यहाँ पर आएंगे तो जितना भी वर्क डन किया जाएगा, वर्क डन कौन करेगा, तुम करोगे। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो जो भी वर्क डन किया जाएगा उस वर्क को डिवाइड कर देंगे जिस चार्ज को तुम उठा कर लेकर आ रहे हो। चार्ज ब्रॉट,
चार्ज ब्रॉट, कहाँ पे, जिस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है हमें, इस पॉइंट पे पोटेंशियल चाहिए, तो जिस चार्ज को उठाकर यहाँ पे लेकर आ रहे हो उस चार्ज को नीचे रख दो। जब इस रेशियो को डिवाइड करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट के पोटेंशियल का बीच का डिफरेंस। हम इन्फिनिटी के पोटेंशियल को ज़ीरो मान लेते हैं, है ना, इन्फिनिटी का पोटेंशियल हमेशा ज़ीरो होता है, और इस पॉइंट का पोटेंशियल हम Vp मान लेते हैं। तो जब आप डिफरेंस निकालोगे तो डिफरेंस हमेशा क्या होता है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो फाइनल वैल्यू क्या था, फाइनल पॉइंट कहाँ पे था, आप यहाँ से उठाकर यहाँ लेकर आ रहे थे, तो ये हो गया तुम्हारा इनिशियल पोजीशन और ये हो गया तुम्हारा फाइनल पोजीशन, क्योंकि चार्ज पहले कहाँ था, चार्ज पहले यहाँ पे था, तो ये इनिशियल पोजीशन हो गया चार्ज का। तुम वर्क करके चार्ज को यहाँ पे लाकर रख रहे हो, तो चार्ज फाइनली कहाँ आया, यहाँ पे आया। तो फाइनल पोजीशन माइनस पोटेंशियल ऑफ इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट कौन है, हम है एक्सटर्नल एजेंट। वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट डिवाइडेड बाय जिस चार्ज को उठाकर यहाँ पे लाया गया, किस चार्ज को लाया गया है, क्यू नॉट, टेस्ट चार्ज को डिवाइड कर देंगे क्यू नॉट से, तो यहाँ से तुम्हें मिलेगा उस पॉइंट का पोटेंशियल, उस पॉइंट का पोटेंशियल। अब हम पोटेंशियल को दो तरीके से डिफाइन करते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये सब। जो मेन टॉपिक आपके एनसीईआरटी बुक में है वो सारा चीज़ यहाँ पे मैंने शुरू कर दिया है। अब देखो एनसीईआरटी बुक में क्या है ना, एनसीईआरटी बुक जब आप पढ़ोगे तो एक एक लाइन में सब कुछ दिया गया है बिना प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के। एनसीईआरटी बुक को समझाने के लिए आपको एक टीचर का ज़रूरत पड़ेगा ही। आई नो कि आज के टाइम पे कंटेंट्स इतने ज़्यादा फ्रीली अवेलेबल हैं इंटरनेट पे, हर जगह पे बुक्स आपको इतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी हो जाती है सारी बुक्स की, लेकिन फिर भी उन बुक्स को समझाने के लिए टीचर्स की ज़रूरत हमेशा पड़ने वाली है। चाहे वो टीचर एक रोबोट के फॉर्म में हो, चाहे वो टीचर आपका एआई के फॉर्म में हो, या फिर वो टीचर एक ह्यूमन के फॉर्म में हो, तो आपको चीज़ों को समझाने के लिए एक टीचर तो ज़रूर रखना पड़ेगा। चाहे आप कोई भी डिवाइस, कोई भी गैजेट्स या कोई भी टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैं जो समझा रहा हूँ इसको प्लीज़ आप ध्यान से और प्यार से समझिए। क्या हुआ यहाँ पे, हमें इस पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए था, इस पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए था, इस चार्ज के कारण यहाँ पे पोटेंशियल क्या था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इन्फिनिटी पे जाएंगे और एक टेस्ट चार्ज को उठा करके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट वर्क करके उस चार्ज को उठाकर पॉइंट पी पे लेके आएंगे, तो ये प्रोसेस होगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल कैसे निकलेगा, पोटेंशियल निकालने के लिए हम डिफरेंस निकालते हैं पोटेंशियल का, डिफरेंस इन द पोटेंशियल बिटवीन द टू पॉइंट्स, मतलब इन्फिनिटी वाला पॉइंट और पी वाले पॉइंट के बीच का डिफरेंस। डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट ने जो वर्क किया, किस लिए वर्क किया होगा, पोटेंशियल चार्ज क्यू को वहाँ से उठाकर यहाँ तक लाने में कुछ वर्क हुआ होगा, डिवाइडेड बाय जिस चार्ज को मूव कराया जा रहा है वो चार्ज क्यू नॉट। ये इस तरह से हम पोटेंशियल का वैल्यू निकालते हैं। ये आ गया आपका पोटेंशियल का वैल्यू, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब इसे दो तरीके से आप समझ सकते हैं। पहला तरीका तो ये है पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो फार्मूला लिखा हुआ है ये फार्मूला पोटेंशियल डिफरेंस का है, पोटेंशियल डिफरेंस। कई बार एग्जामिनेशन में आपको पूछेगा डिफाइन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट वेयर इट हैज़ टू बी कैलकुलेटेड। तो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन। अगर आपसे पूछे पोटेंशियल एट अ पॉइंट को डिफाइन करो, एक पॉइंट पे, मतलब केवल इस पॉइंट पे पोटेंशियल को डिफाइन करो, तो हम क्या करेंगे, हम इन्फिनिटी पे दूसरा पोटेंशियल ले लेंगे और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज जीरो, दैट इज इक्वल टू सेम फार्मूला वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट डिवाइडेड बाय जिस चार्ज को आप मूव करा रहे हैं। तो ये बन जाएगा पोटेंशियल एट अ पॉइंट। अब देखो माइनस जीरो हटा सकते हैं हम यहाँ पे, इसे आप सिंपली वीपी लिख सकते हैं, वीपी इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज क्यू नॉट। तो ये हो गया हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला, पोटेंशियल एट अ पॉइंट का फॉर्मूला। तो पोटेंशियल एट अ पॉइंट इस तरह से भी हम डिफाइन करते हैं, छिप गया है, इसको इधर लिख देते हैं। इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्या बन जाएगा फॉर्मूला, पोटेंशियल एट पॉइंट पी, जीरो हटा दो यहाँ से, इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज क्यू नॉट। बोलो समझ आया कि नहीं, बताओ, पोटेंशियल समझ आया, समझ आया। चलो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, डेफिनेशन लिख लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का बिटवीन टू पॉइंट्स एंड एट अ पॉइंट पे। सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का डेफिनेशन लिख लो। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, मान लो दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी, दिस इज पॉइंट ए
एंड दिस इज़ पॉइंट बी। हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस निकालना है। हम सेकंड पॉइंट पे जाएंगे, यहाँ पे हम एक चार्ज लेंगे Q0, ये टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है। इस चार्ज को उठाकर हम ए पॉइंट पे लेकर आएंगे और जो भी वर्क किया जाएगा उस वर्क को Q0 से डिवाइड कर देंगे, तो इन दो पॉइंट्स के बीच का हमें डिफरेंस मिल जाएगा पोटेंशियल का। सो पोटेंशियल डिफरेंस between any two points is defined as the amount of work done in bringing a unit positive charge from one point कौन सा पॉइंट है, पॉइंट बी, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। हमने फॉर्मूला क्या लिखा था पोटेंशियल डिफरेंस का, v एक पॉइंट जिस पे आपको जो बाद वाला पॉइंट था ये v फाइनल पॉइंट a है, माइनस v इनिशियल पॉइंट यहाँ पे अब क्या है vb। अब यहाँ पे इनिशियल पॉइंट इन्फिनिटी नहीं है, इन्फिनिटी एक अजम्पशन है। जब आपको ये पहला वाला पॉइंट नहीं दिया गया होता है तो उस केस में आप मान लेते हैं कि वो पहला पॉइंट इन्फिनिटी पे है। अब हमें क्योंकि यहाँ पे दोनों पॉइंट्स अवेलेबल है तो हम यहाँ इस पॉइंट को इन्फिनिटी पे नहीं मान सकते, हम इन्फिनिटी के प्लेस पे हम इस पॉइंट को बी पे ही मानेंगे। तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज इक्वल टू, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन कब, उस चार्ज को यहाँ तक लाने के लिए जो वर्क हुआ, वर्क डन डिवाइडेड बाई कौन सा चार्ज आ रहा है Q0। ठीक है, Q0 के प्लेस में हम Q लिखते हैं, केवल Q0 तुम समझ जाना, यहाँ पे Q0 लिखना है, जो भी चार्ज मूव करा रहे होगे वो लिख लेना। तो ये हो गया एक्चुअल फार्मूला ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, VA माइनस VB इज इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज। याद रखना ये फाइनल पोजीशन है और ये इनिशियल पोजीशन है, कन्फ्यूज नहीं होना उसमें कि कौन सा क्या पोजीशन है। पहला जो पोजीशन है वो फाइनल वाला पोजीशन है, बाद वाला पोजीशन जो है वो इनिशियल पोजीशन है। तो फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज। अब इसी चीज़ को पोटेंशियल एट अ पॉइंट वाले में अगर हम डिफाइन करें, पोटेंशियल एट अ पॉइंट डिफाइन करें, तो यहाँ से ये पॉइंट वाइनिश हो जाएगा, क्योंकि एक पॉइंट पे आपको बताना है पोटेंशियल, तो दूसरा पॉइंट हमारे पास है ही नहीं। हमें बोला गया कि एक पॉइंट पे पोटेंशियल डिफाइन करो, यहाँ पे क्या बोला गया था, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स को डिफाइन करो। तो दो पॉइंट्स कौन सा था, एक पॉइंट ए था, दूसरा पॉइंट बी था, इसीलिए इन्फिनिटी के प्लेस पे यहाँ पे बी लिया गया। अब हमें एक पॉइंट का पोटेंशियल डिफाइन करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को इन्फिनिटी पे कंसिडर कर लेंगे। और एक और अजम्पशन यहाँ लेना पड़ेगा, दैट पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। इन्फिनिटी का पोटेंशियल हमेशा जीरो होता है। ठीक है, अब इस डेफिनेशन को हम चेंज करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स के प्लेस में लिखेंगे पोटेंशियल एट अ पॉइंट, पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट। अब ये बी वाला पॉइंट कौन सा हो गया, इन्फिनिटी हो गया, तो यहाँ पे वन पॉइंट के प्लेस पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम इन्फिनिटी टू अनदर पॉइंट या टू दैट पॉइंट, जहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है, टू दैट पॉइंट। और ये दैट पॉइंट कौन सा पॉइंट है, दैट पॉइंट इज ए पॉइंट पे आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना था, तो हम कहाँ चले गए, इन्फिनिटी पे चले गए, इन्फिनिटी से चार्ज को उठा करके ए पॉइंट पे लेकर आए। अब जितना वर्क हुआ उस चार्ज को इन्फिनिटी से लाने में डिवाइडेड बाय जो चार्ज को आप लेके आ रहे हैं, दैट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब ये बी वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट हो गया, इन्फिनिटी वाला पॉइंट हो गया। अब इसी को हम पोटेंशियल एट अ पॉइंट के टर्म में लिखेंगे, तो पोटेंशियल एट ए माइनस इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या अज्यूम किया गया है, जीरो, इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज। तो देखो यहाँ पे पोटेंशियल एट अ पॉइंट का फॉर्मूला आ चुका, पोटेंशियल एट ए VA माइनस जीरो इज VA, दैट इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज। ये हो गया हमारा फॉर्मूला पोटेंशियल एट अ पॉइंट का। अब इसे जनरली कैसे लिखेंगे, एक जनरल फार्मूला बना लेते हैं हम लोग, जनरल फार्मूला। तो जनरल फार्मूला इसका ही हो जाएगा डेल्टा V, डेल्टा मतलब चेंज या डिफरेंस, डिफरेंस इन द पोटेंशियल, डेल्टा डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है या चेंज को रिप्रेजेंट करता है। डेल्टा V इक्वल्स टू वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज। सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अगर दो पॉइंट्स है
इसे ओपन कर को वी ए ओपन कर दो, वी ए माइनस वी बी लिख दो, या जो भी पॉइंट्स आपको दिया गया है। और अगर केवल एक पॉइंट है तो केवल वी लिखो, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। तो इसका फॉर्मूला है वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। सिंपल सा ये फॉर्मूला याद रखेंगे, ठीक है। v इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू या फिर डेल्टा v इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। यहाँ से आप वर्क डन भी निकाल सकते हैं, वर्क इज इक्वल टू क्यू वी, वर्क इज इक्वल टू क्यू वी। जो भी फॉर्मूला मैं मार्क कर रहा हूँ इसको याद रखना, न्यूमेरिकल्स में हेल्प होगा। पहला फॉर्मूला ये नंबर 1 और ये नंबर 2, ठीक है। जब पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो ये फॉर्मूला यूज़ करना। ध्यान रखना वर्क डन जूल में होना चाहिए, इसका यूनिट जूल में होना चाहिए और चार्ज का यूनिट कूलम में होना चाहिए। इसी तरह से जब आपको वर्क डन या एनर्जी दोनों में से कुछ भी फाइंड करना हो तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बिकॉज वर्क डन और एनर्जी का यूनिट सेम होता है, जूल होता है। तो जूल ये हो गया, वर्क डन लिखो या फिर एनर्जी लिखो, इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, और क्यू होना चाहिए कूलम में और v किस में होना चाहिए, v तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट होता है जूल पर कूलम, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है जूल पर कूलम, और इसका ऐसा यूनिट होता है वोल्ट, उसे ही हम वोल्ट कहते हैं जूल पर कूलम को। देखिए कैसे आया ये फॉर्मूला। तो हमें पता है SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, कई बार इसे PD भी लिखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को। तो हमें क्या पता है फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस, डेल्टा V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज। अगर हम 1 जूल का वर्क करते हैं, जूल कितना जूल का वर्क कर रहे हैं, 1 जूल का वर्क कर रहे हैं 1 कूलम चार्ज को मूव कराने के लिए, तो जो पोटेंशियल डेवलप होगा दैट विल बी कॉल्ड एज 1 वोल्ट। देन the potential difference will be 1 joule divided by 1 coulomb, work done by charge, work done divided by charge, that is equal to 1 joule per coulomb। इसे ही हम कहते हैं 1 वोल्ट, 1 वोल्ट कैपिटल V, 1 वोल्ट। वोल्ट इज द SI यूनिट ऑफ, दिस इज द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट इज द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। आई होप ये क्लियर है आपको। वोल्ट क्या है, वोल्ट इज़ द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब इसमें 2 यूनिट और याद रखना है आपको, एक है मिली वोल्ट और एक है माइक्रो वोल्ट, ठीक है। वोल्ट से भी छोटा यूनिट, वोल्ट से भी स्मॉल यूनिट कौन सा है, मिली वोल्ट, 1 मिली वोल्ट विच इज़ इक्वल टू 10 टू द पावर -3 वोल्ट, एंड 1 माइक्रो वोल्ट इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 वोल्ट। इनमें से बड़ा यूनिट कौन है, छोटा यूनिट कौन है, बड़ा यूनिट वोल्ट है, छोटा यूनिट माइक्रो वोल्ट, मिली वोल्ट या फिर माइक्रो वोल्ट। इसी तरह चार्जेस को लिख सकते हैं 1 मिली कूलम, हमेशा मिली में 10 का पावर -3 आएगा, 10 का पावर -3 कूलम। इसी तरह से 1 माइक्रो कूलम, माइक्रो कूलम में आता है 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर -6 कूलम। इसी तरह से ये चार्ज का छोटा यूनिट हो गया, मिली कूलम एंड माइक्रो कूलम। तो ये था कंप्लीट कॉन्सेप्ट वोल्ट का। अब जब इतना पोटेंशियल डिफरेंस जो भी आप प्रोवाइड करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को प्रोवाइड करने से क्या होता है, चार्जेस का फ्लो होता है। जब चार्ज फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रिक करंट बनेगा। तो इलेक्ट्रिक करंट को समझने से पहले हमें पोटेंशियल डिफरेंस को समझना ज़रूरी था, इसीलिए मैंने आपको पहले पोटेंशियल डिफरेंस ही समझाया है। नहीं तो आप देखेंगे आपके बुक में, तो आपके बुक में सबसे पहले तो चार्ज और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी समझाया गया है, बट मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है, इसीलिए मैं पहले पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ाता हूँ, उसके बाद मैं इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाता हूँ, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। थोड़ा 1-2 न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं फटाफट। How much work is done in moving a charge of 2 coulomb from a point at 118 volt to a point at 128 volt? अब ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमें पोटेंशियल दिया गया है, एक 118 वोल्ट पे है और दूसरा है 128 वोल्ट पे। तो चार्ज को कहाँ से कहाँ मूव कराया जा रहा है, इस पॉइंट से उस पॉइंट तक मूव कराया जा रहा है, ठीक है। 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास, मान लो ये एक पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है, दिस पॉइंट इज़ A एंड दिस पॉइंट इज़ B। तो चार्ज को यहाँ से मूव कराया गया, कितने पोटेंशियल पे ये, दिस इज़ एट पोटेंशियल ऑफ 118 वोल्ट। तो पोटेंशियल एट B इज़ 118 वोल्ट एंड पोटेंशियल एट A इज़ 128 वोल्ट। चार्ज को यहाँ से मूव कराया गया यहाँ तक, कितना चार्ज है ये, चार्ज है 2 कूलम का, 2 कूलम का चार्ज को B से A तक मूव कराया गया। फाइंड द वर्क डन,
तो वी ऑल नो द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट डिवाइडेड बाई चार्ज Q. तो वर्क डन कितना हुआ है, वर्क डन ही निकालना है, तो वर्क डन हो जाएगा W इज इक्वल टू क्यू टाइम्स ऑफ डेल्टा V. चार्ज कितना मूव कराया गया, चार्ज है 2 कूलम डिवाइडेड बाय पोटेंशियल का डिफरेंस निकालना है हमें. पोटेंशियल का डिफरेंस निकालते हैं V फाइनल माइनस V इनिशियल. अब देखो ये हाई पोटेंशियल पे है, ये लो पोटेंशियल पे है, तो V फाइनल इज VA माइनस VB. दोनों का डिफरेंस निकाल लो. सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 128 माइनस 118, 128 माइनस 118. सो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास वैल्यू वर्क डन का. वर्क डन का आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10. ठीक है, तो ये हो गया 20 जूल्स. कितना वर्क किया जाएगा, 20 जूल का वर्क करना पड़ेगा, तब जाकर उस चार्ज को 2 कूलम चार्ज को B से A तक हम ला सकते हैं. तो दिस इज योर आंसर. नेक्स्ट देखो नंबर 2. हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी. एक 6 वोल्ट का बैटरी लगा दिया गया है, कितना एनर्जी को खर्च करना पड़ेगा एक कूलम चार्ज को. ईच कूलम चार्ज मीन्स एक कूलम का चार्ज, एक कूलम चार्ज को मूव कराने के लिए. अगेन वी हैव द सेम फार्मूला फॉर पोटेंशियल डिफरेंस एज डिफरेंस इन द पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज. हमें निकालना है वर्क. ठीक है, हमें क्या निकालना है, वर्क मतलब एनर्जी. एनर्जी वही हुआ, वर्क एनर्जी का सेम यूनिट होता है ना, तो हम या तो वर्क निकाल लें या फिर डायरेक्टली वर्क के प्लेस पे एनर्जी लिख दें. तो यहाँ से वर्क निकाल लो. वर्क इज इक्वल टू क्यू टाइम्स ऑफ डेल्टा वी. वर्क इज इक्वल टू क्यू टाइम्स ऑफ डेल्टा वी. तो देखो वर्क के फॉर्म में हम इसको चेंज कर देते हैं, एनर्जी लिख देते हैं. एनर्जी E इज इक्वल टू क्यू. कितने चार्ज को मूव कराया जा रहा है, एक कूलम चार्ज को मूव कराया गया. कितने वोल्ट के बैटरी से, 6 वोल्ट. मतलब बैटरी का भी देखो 2 पोटेंशियल होता है, एक नेगेटिव प्लेट होता है बैटरी में और एक पॉजिटिव प्लेट होता है. ये पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव प्लेट, इन दोनों के बीच का कुछ पोटेंशियल होता है, हाई पोटेंशियल एंड लो पोटेंशियल. जो भी प्लेट ज़्यादा पोटेंशियल पे होगा या जो प्लस होगा दैट इज कॉल्ड एज हाई पोटेंशियल, एंड जो भी प्लेट नेगेटिव पे होगा इसे कहते हैं दैट इज एट लो पोटेंशियल. तो दोनों हाई पोटेंशियल एंड लो पोटेंशियल के बीच का जो डिफरेंस हमें दिया गया दैट इज 6 वोल्ट. इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है, बैटरी के टर्मिनल के एंड्स का, टर्मिनल्स के बीच का डिफरेंस इन द पोटेंशियल इज 6 वोल्ट. तो यहाँ पे 6 लिख देंगे, एनर्जी हो जाएगा 6 जूल. 6 जूल का एनर्जी रिक्वायर्ड है अगर तुम हर एक कूलम चार्ज को 6 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के मूव कराना चाह रहे हो, मतलब उतना पोटेंशियल दे करके मूव कराना चाह रहे हो, तो इतना एनर्जी का रिक्वायरमेंट हो सकता है. चलिए, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट पोटेंशियल डिफरेंस का टॉपिक. एक पॉइंट और इसमें है, देखो पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे तो हम सर्किट में किसी वायर में जब करंट फ्लो कराते हैं या फिर चार्जेस को फ्लो कराते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा किसी सर्किट में किसी वायर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है. तो उसके लिए हमारे पास एक डिवाइस है दैट इज कॉल्ड एज वोल्ट मीटर. डिवाइस का नाम है वोल्ट मीटर. वोल्ट मीटर क्या करता है ये, दिस इज अ डिवाइस दैट measures potential difference, that measures potential difference across any element, circuit element या फिर कोई भी कंपोनेंट. ठीक है, इसके अक्रॉस ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है. वोल्ट मीटर को हम इस सिंबल से डिनोट करेंगे. V एक प्लस पे होगा एक माइनस पे होगा, इस सिंबल से डिनोट करेंगे. तुम लैब वगैरह में देखे होगे, एक डायल होता है बड़ा सा, इस डायल के ऊपर बहुत सारे ये पॉइंटर्स लगे होते हैं, ये रीडिंग्स होता है, और एक पॉइंटर लगा होता है, बीच में V लिखा होता है, और एक पॉइंटर लगा होता है यहाँ पे. ये पॉइंटर इधर मार्क कर रहा होता है या फिर उधर रीड कर रहा होता है. तो यहाँ से हमें पता चलता है कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस इस डिवाइस में बना या इस सर्किट में बना. इस तरह का एक डायल होता है जिसे हम पोटेंशियल वोल्ट मीटर कहते हैं. वोल्ट मीटर क्या करता है, पोटेंशियल को मेजर करता है. अच्छा, इस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है. रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज़ वेरी वेरी हाई. इट इज़ वेरी वेरी हाई. रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है. रेजिस्टेंस टॉपिक आपको पढ़ाया नहीं गया है. रेजिस्टेंस ऐसा प्रॉपर्टी होता है वायर का जो करंट को फ्लो करने से रोकता है. वायर का प्रॉपर्टी या कंडक्टर का प्रॉपर्टी या फिर किसी मटेरियल का प्रॉपर्टी जिसके कारण करंट फ्लो होने से रुक जाए, दैट इज़ कॉल्ड एज रेजिस्टेंस. आगे पढ़ेंगे हम लोग इसको. एक आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है. आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट. रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर इज
इनफाइनाइट, बहुत ज़्यादा होता है। मतलब वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस है ना जिसमें हम करंट को फ्लो कराना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है, इसमें करंट को हम फ्लो कराना नहीं चाहते हैं, इसीलिए हम क्या कर देते हैं, इसका रेजिस्टेंस इतना हाई कर देते हैं करंट इससे जाएगा ही नहीं, करंट इसको बाईपास करके चला जाएगा। जैसे मान लो कि हमारे पास ये वायर है और यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है, हम इस बल्ब के अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगा देंगे तो वोल्ट मीटर हमेशा इसके पैरेलल में लगता है। वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड in parallel with the device, हमेशा ये पैरेलल में लगेगा। तो ये यहाँ से इस तरह से हम पैरेलल में इसको कनेक्ट कर देंगे। अब मान लो यहाँ से करंट I फ्लो कर रहा है, I इज इक्वल टू 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है यहाँ से। अगर ये करंट यहाँ पे आया तो करंट डिवाइड हो जाएगा, कुछ करंट यहाँ चला जाएगा, कुछ करंट यहाँ चला जाएगा, नीचे आ जाएगा। हम चाहते हैं सारा का सारा करंट बल्ब से फ्लो करें, इस वोल्ट मीटर में कोई करंट ना जाए। अगर यहाँ पे करंट जाता है ना तो करंट कम हो जाएगा ना, फिर इसमें मान लो 3 एम्पियर गया, इसमें मान लो 2 एम्पियर गया, तो ये वोल्ट मीटर केवल 3 एम्पियर का रीडिंग ही शो करेगा, बट यहाँ करंट कितना फ्लो कर रहा है 5 एम्पियर, तो ये गलत रीडिंग शो करने लगेगा। इसीलिए हम क्या चाहते हैं, वोल्ट मीटर में करंट फ्लो ही ना करे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका रेजिस्टेंस को इनफाइनाइट करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हेवी रेजिस्टेंस लगा देना पड़ता है वोल्ट मीटर के अंदर, ताकि इसमें करंट फ्लो ही ना करे, और फ्लो करे भी तो बहुत कम, इससे फ़र्क ना पड़े 5 एम्पियर को। तो सारा का सारा करंट बल्ब से चला जाएगा, हम बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल मेजर कर लेंगे कितना पोटेंशियल है उसका, ठीक। तो आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, और ऐसे नॉर्मली जब देखा जाए प्रैक्टिकली तो उसका वेरी वेरी हाई होता है, आइडियल का इनफाइनाइट हो जाता है, और इसे हमेशा हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं विद अदर एलिमेंट्स। तो आई होप आपको ये लेक्चर का कुछ टॉपिक्स आपको समझ आया होगा, कुछ टॉपिक्स हो सकता है आपको समझ में ना आया हो, तो एक बार फिर से लेक्चर को रिवाइज कर लीजिए, फिर से देख लीजिए बैक करके या फिर फॉरवर्ड करके, जहाँ पे भी समझ में नहीं आया हो, जहाँ पे भी दिक्कत हुआ हो आपको। तो ये था हमारा पहला लेक्चर इलेक्ट्रिसिटी का। इसके बाद हम करेंगे इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट को देखते हैं हम कहाँ तक कर पाते हैं। मेरी कोशिश रहेगी मैं ओम्स लॉ तक ले कर जाऊँ उस चैप्टर को, और जब भी आप पढ़ाई करें तो नोट्स वगैरह खुद से बना करके प्रॉपर वे में स्टडी करें, और रिवीजन करें तो उसी तरह से करें, ठीक है। अगर लेक्चर्स पसंद आ रहा हो और आपको मेरा एफर्ट अच्छा लग रहा हो, या फिर आप समझ पा रहे हो कुछ भी, तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब, आपका कुछ नहीं जाएगा, मोटिवेशन मिलेगा, और ज़्यादा लेक्चर्स अच्छे क्वालिटी के आपको मिलते जाएंगे। टिल देन, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट।